देखिए, आप जान ही रहे हैं कि मैं आपको फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर आपका प्रत्यास्था था, तो मैंने आपको समझाया, पूरा ख़त्म भी होगा, नोट्स मैंने मेडिकल भी बनाए भेजे होंगे, उम्मीद है आपने लगाया भी होगा। और अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आज से एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में एक शब्द है, इसको कहते हैं ससंजक बल। ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल का क्या मतलब होता है? आप जानते होंगे दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु आकर्षण तभी लगता है जब उन कणों के बीच की दूरी क्या होती है, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर या उससे कम। दो अणु एक दूसरे को आकर्षित देखिए करते हैं, इस बल आकर्षण बल को बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। परंतु यह आकर्षण बल तब क्रियाशील होता है जब उनके बीच की दूरी क्या हो, 10⁻⁹ मीटर के बराबर अथवा उससे कम हो। इस दूरी को कहते हैं आणविक परास कहते हैं। क्या बोलते हैं? आणविक परास, मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है। तो हमने क्या कहा, ससंजक बल का क्या मतलब हुआ कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच से जल शीशा और शीशा, कांच की दो छड़ें हों, उनको दबाइए, कांच के दो अणु या ठोस के दो अणु, किसी ठोस के दो अणु, तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। और दूसरा होता है असंजक बल। असंजक बल, असंजक बल का क्या मतलब होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजक। एक ही प्रकार का पदार्थ है, उसके अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको ससंजक बल, और भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के बीच जो बल कार्य करता है, अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, उन्हें क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। अब यहां प्रश्न ये उठता है, देखिए ससंजक बल और असंजक बल का व्यवहारिक जीवन में बड़ा उदाहरण है। जैसे ससंजक बल के कारण ही, असंजक और ससंजक बल के कारण ये जो चाक है इस व्हाइट बोर्ड पर चल लेता है, मैंने जो आपका स्केच है इसी व्हाइट बोर्ड पर चल जाता है। परंतु इसी व्हाइट बोर्ड पर अगर हम तेल की का पॉलिश कर दें, तेल लगा दें या ग्रीस पोत दें और तब चलाएंगे तो नहीं चलेगा। ये ससंजक और असंजक बल के कारण होता है। ससंजक बल के कारण ही कांच, जल जो होता है कांच के पृष्ठ को भिगो देता है। देखिए जल को अगर कांच के पृष्ठ पर डालेंगे तो उसको भिगो देगा, परंतु वही जल अगर अरुई की पत्ती, आप लोग जानते होंगे, उस पर अगर डालें तो नहीं भिगोता है। ये ससंजक और असंजक बल के कारण ही संभव होता क्या है कि जल जो होता है, इसमें एक उदाहरण है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि जल कांच के तल को भिगो देता है, जबकि पारा जो होता है यानी जल जो होगा वो कांच के तल को भिगो देता है, कांच के पृष्ठ को भिगो देता है, जबकि पारा जो होता है कांच के पृष्ठ को नहीं भिगोता। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण है ससंजक और असंजक बल। देखना होगा कैसे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब जल को कांच की सतह पर डाला जाता है तो यहां दो बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है जल के अणुओं, जल के स्वयं के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल,
जल के जल के एक ही प्रकार के अणु होते हैं, तो जल के अणुओं के बीच लगने वाला क्या होता है, ससंजक बल। और दूसरा बल काम करेगा जल के अणु और कांच के अणु बहुत निकट आ जाते हैं, जल को भिगोते हैं तो उन पर डालते हैं जल, तो जल के अणु और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल, दो बल काम करते हैं। अब ये जल और कांच की बात करेंगे तो आसंजक बल का मान, असंजक बल का मान जो होता है, जल कांच के लिए बात करेंगे, असंजक बल का मान ससंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए कांच के अणु जल के अणुओं को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अर्थात जल कांच के तल को भिगो देता है। पारे में भी यही कंडीशन होगा, पर यहां उल्टा हो जाएगा। पारे को जब कांच की सतह पर डालते हैं तो पारे के अणुओं, यहां भी दो बल काम करेगा, एक काम करेगा आसंजक बल और दूसरा क्या करेगा, ससंजक बल। तो पारे के अणुओं के बीच एक बल, पहला बल क्या करेगा, ससंजक बल, पारे के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल, और दूसरा पारे के अणु और कांच के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आसंजक बल। पारे के अणु कांच के अणु अलग अलग है, तो इनके बीच आसंजक बल कार्य करेगा। अब पारे कांच की बात करेंगे तो ससंजक बल का मान अधिक होता है। ससंजक बल का मान जो होता है, ससंजक बल का मान अधिक होता है किससे, असंजक बल से। इसलिए पारे के अणु कांच के अणुओं की तरफ आकर्षित नहीं होते, अर्थात पारा कांच को नहीं भिगोता। तो कोई पृष्ठ कोई भी द्रव किसी पृष्ठ को भिगोएगा कि नहीं भिगोएगा, वो डिपेंड करता है आसंजक और ससंजक बल का। अगर आसंजक बल का मान अधिक है तो भिगो देगा, और ससंजक बल का मान अधिक है तो नहीं भिगोएगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा चैप्टर है, वो पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है? देखिए, आपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि पारे की छोटी बूंद, पारे की छोटी बूंद को अगर कांच की सतह पर गिराया जाए, थोड़ी मात्रा, ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा हो, देखेंगे सिकुड़ के गोल हो जाती है। या जल को अरुई की पत्ती पर रख डाला जाए, जल की थोड़ी मात्रा अरुई की पत्ती पर डाला जाए, देखो सिकुड़ के गोल हो जाती है। ठीक है, साबुन का बुलबुला वायु में देखेंगे गोल हो जाता है। क्यों होता है गोल? तो इसका रीजन क्या है कि जल की जो ऊपरी लेयर होती है, किसी भी द्रव की जो ऊपरी लेयर होती है, बात है मान लीजिए, तो जल की जो ऊपरी लेयर होती है, परत, ऊपरी जो परत होती है, एक प्रकार की तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। एक प्रकार तनी हुई क्या करती है, झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, और जिसके कारण यह अपनी आकृति को कम से कम धारण करता है, जिसके कारण ये क्या करता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है, और दिए गए आकृति में गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, सिकुड़ के गोल हो जाता है, नहीं सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो किसी भी द्रव की जो ऊपरी सतह होती है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करती है, जिससे कारण वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम धारण करने का प्रयास करती है, इसके लिए बल लगाती है। इस बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। इसकी व्यवहारिक, इसकी जो परिभाषा क्या होती है कि देखिए, मान लीजिए द्रव की पृष्ठ है, ऊपरी परत की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लीजिए एक रेखा की, काल्पनिक रेखा ये के लिए, तो ये पृष्ठ क्या करेगा, अपने आप को सिकोड़ने का प्रयास करेगा, सिकोड़ेगा, अपने आप को छोटा करने का प्रयास करेगा। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होती है, किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई रेखा की एकांक लंबाई पर द्रव के तल में और रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। द्रव के तल में और रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। अगर रेखा की लंबाई l हो, लगने वाला कुल बल F हो, तो द्रव का पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है, F/L। कहीं कहीं यस भी लिखा जाता पृष्ठ तनाव का सिंबल, पर यहाँ पे किताब में T लिखा गया है तो T ही लिखिएगा। मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, तो आप जब निकालेंगे तो इसका डायमेंशन फार्मूला m t/-2 आएगी,
और इसकी प्रकृति जो होती है अदिश होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, या एक कैसी राशि है, अदिश राशि। इसी तरीके से हम आगे चर्चा करते हैं पृष्ठ तनाव। मैंने बताया पृष्ठ तनाव का व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण है। देखिए साबुन का वायु में बुलबुला बनता है, पर जल का वायु में बुलबुला नहीं बनता है। वायु का बुलबुला, साबुन का वायु में बुलबुला बनता है, परंतु वायु का बुलबुला देखिए साबुन में बनता है, वायु का बुलबुला जल में बन जाता है। इस तरह का व्यवहारिक जीवन में बहुत उदाहरण, जैसे एक एग्जाम्पल है कि गंदे कपड़े को अगर हम बिना साबुन मिले हुए जल से साफ करें तो साफ अच्छी तरह नहीं होगा, परंतु साबुन मिले हुए जल से करेंगे तो वो अच्छी तरह साफ हो जाता है। पृष्ठ तनाव का इसका रीजन पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, जल जो होता है किसी सतह जड़ के तनों से, किसी पेड़ के तनों से, किसी पेड़ के जड़ों की सहायता से वो तनों के हर भाग में या पत्तियों के हर भाग में जाता है। पृष्ठ तनाव कारण मान लीजिए कि ये सूती कपड़ा है, इसको सूती कपड़े को जल, किसी गिलास में जल रख के इसके एक सिरे को उसमें डुबो दिए, बाकी सिरा बाहर रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरा सिरा भीग जाएगा। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव होता है। पृष्ठ तनाव का मतलब ये समझिए कि जल की जो ऊपरी लेयर होती है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, जिसके कारण वो अपना क्षेत्रफल कम से कम धारण करने का प्रयास करती है। अब पृष्ठ तनाव की आणविक मॉडल के आधार पर व्याख्या कैसे की जाती है, अभी हमने बताया आपको होगा कि दो अणु एक दूसरे को तभी आकर्षित करते हैं जब उनके बीच की दूरी क्या होती है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर या 10 उससे कम होती है। जैसे मान लीजिए कोई अणु है, द्रव का कोई अणु है, मान लीजिए द्रव है आपका, द्रव की एक अणु की बात करते हैं, इस अणु एक की बात करते हैं, इस अणु एक की, इसको अगर केंद्र मानकर हम 10⁻⁹ मीटर का गोला खींच दें तो इस गोले के भीतर जितने भी अणु होंगे, इन अणुओं की अणु कैपिटल ए से दूरी क्या होगी, 10⁻⁹ मीटर से कम होगी कि नहीं होगी। तो ये सभी अणु इस अणु को क्या करेंगे, अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस गोले को बोलते हैं आणविक परास का गोला। तो पृष्ठ तनाव का व्यवहारिक जीवन में पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है आणविक मॉडल के आधार पर। एक तो मैंने बताया कि पृष्ठ तनाव मतलब जल द्रव की ऊपरी सतह जो होती है वो एक तनी हुई झिल्ली के भांति व्यवहार करती है, इससे वो अपने आप को सिकुड़ती है, सिकुड़ने के लिए बल लगाते, उसी बल को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। परंतु उसको आणविक मॉडल के आधार पर अगर व्याख्या की जाए तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए द्रव एक पात्र है, इस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, और द्रव के किन्हीं 4 अणुओं की हम बात करें, केवल 3 अणुओं की बात करें, 4 नहीं जाएंगे, 3 अणुओं की बात, ए, एक और ले लें बी, एक आपका सी और एक 4 अणु की बात करें। हमने क्या किया, अणु ए बी सी डी को केंद्र मानकर 10⁻⁹ मीटर का गोला खींच दिया। समझ में आ गया। अब इस अणु ए की बात करते हैं, कैपिटल ए वाले अणु की बात करते हैं। तो इसके गोले के भीतर जितने भी अणु होंगे वो सब अणु ए को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ससंजक बल के कारण इसको अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चूंकि ये चारों तरफ से आकर्षित हो रहा है तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, इस अणु पर 0 हो जाएगा। इस तरह से अणु बी में भी वही घटना घटेगी। इसके भीतर जो अणु है, इसके भीतर इस गोले के भीतर जो अणु होंगे वो सभी इस अणु बी को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, इसलिए भी इसका परिणामी बल 0 होगा। परंतु अणु सी की बात करेंगे तो अणु सी में देखिए अधिकतर भाग ऊपर है, ये आपका सी मान लीजिए। तो इसमें देखिए नीचे ज्यादा, नीचे जो है आपके ज्यादा अणु है तो इस पर एक परिणामी बल नीचे की ओर काम करेगा। अणु डी की बात करेंगे, ऊपर देखिए कोई अणु नहीं है तो इसमें भी वही काम होगा। इसके भी नीचे जो भी अणु होंगे इस अणु के नीचे, वो सभी इस अणु को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अर्थात इस पर एक परिणामी बल नीचे की ओर काम करता है। यानी कहने का मतलब कि द्रव के पृष्ठ पर
जितने भी अणु होते हैं उन सभी अणुओं पर एक परिणामी ससंजक बल नीचे की ओर क्या करता है, कार्य करता है। अब किसी द्रव का जब हम पृष्ठ बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए इस द्रव में भरे, इस पात्र में भरे द्रव को हम इस बड़े वाले पात्र में डालेंगे, तो बाहर डाल देने का क्या मतलब हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि द्रव के कुछ अणु नीचे से कहां चले आए, ऊपर चले आए। तो द्रव के जब कुछ अणु नीचे से ऊपर चले आएंगे तो अंतरा आणविक आकर्षण बल के विरुद्ध उनको कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करेंगे उस अणु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कहने का मतलब हो गया कि द्रव के पृष्ठ पर जितने भी अणु होते हैं उनमें एक अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है। और यह आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा कि कोई भी निकाय तभी साम्य अवस्था में होता है। निकाय मतलब दो या दो से अधिक अणुओं, परमाणुओं, कणों के समूह को निकाय बोलते हैं। तो द्रव भी एक निकाय में कई कण होते हैं। तो कोई निकाय तभी साम्य अवस्था में होता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो, न्यूनतम हो। तो यहां देखना, द्रव के पृष्ठ पर जो कण होंगे उनमें एक अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा इसमें निहित रहती है, जिससे कारण ये साम्य अवस्था में नहीं रह सकता है। तो अपनी साम्य अवस्था को कम करने के लिए, अपने साम्य अवस्था को बनाने के लिए ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम करने का प्रयास करता है, और कम करने का प्रयास करने के लिए अपने क्षेत्रफल को कम से कम धारण करने का प्रयास करता है, अर्थात सिकुड़ने का प्रयास करता है। इसके लिए एक बल लगाता है। इसी बल को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। समझ में आ गया सबको? इस बल को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। अब कल हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और देखिए, जो भी दिक्कत हो उसको आप पूछ लीजिएगा। नहीं पूछते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आप देखिए, हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाने का कतई इच्छुक नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहते, कोटा पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख के पढ़ाई करिएगा। शुरू में पढ़ने का मन नहीं करता, पर जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका मन करेगा। तो पढ़ने का प्रयास करिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित घर पे रहिए। धन्यवाद।